महाराणा प्रताप जयंती एक महत्वपूर्ण अवसर है हम सबके लिए, खास करके भारतीय स्वाधीनता संग्राम को अनुप्राणित जिस व्यक्तित्व ने किया है सर्वाधिक, उनमें महाराणा प्रताप का नाम सबसे ऊपर आता है। क्या भूमिका रही उस व्यक्तित्व की, किस तरह से आज भी महाराणा प्रताप की प्रासंगिकता बनी हुई है, महाराणा प्रताप किस तरह से युवाओं के लिए एक आदर्श बने हुए हैं, प्रेरणा पुंज बने हुए हैं, इन तमाम बातों पर परिचर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में एक विशेष पैनल हमारे साथ हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू, आप मेवाड़ के इतिहास और संस्कृति के जानकार हैं। महाराणा प्रताप पर आपका महत्वपूर्ण काम है। दूसरे विद्वान हैं हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा, इतिहासविद, और महाराणा प्रताप पर आपका महत्वपूर्ण काम है। संप्रति मीरा गर्ल्स कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर जुगनू, सबसे पहले आपसे सवाल कि स्वाधीनता संग्राम में जो जो नायक हमारे रहे हैं, महाराणा प्रताप का नाम शौर्य और बलिदान के लिए जाना जाता है, मातृभूमि की रक्षा के लिए जाना जाता है। क्या उनके व्यक्तित्व से हमारा स्वाधीनता संग्राम भी प्रेरित रहा है? क्या प्रेरणा पा सकी है, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो? आकाशवाणी के तमाम सुनने वालों को मैं प्रणाम करता हूं। जो स्वाधीनता संग्राम 1857 से लेकर 1947 तक 90 वर्ष तक जिस एक आदर्श को माना गया, चाहे वो महाराष्ट्र में माना गया हो, चाहे रावी के किनारे माना गया हो, वो राणा प्रताप ही थे। प्रत्येक कार्रवाइयाँ, उस समय जितने गीत लिखे गए, लाहौर के पास हरिकृष्ण प्रेमी हुए, बाद में तो अजमेर आ गए थे वो, लेकिन उन्होंने जो पंक्ति लिखी वो देखिए मुझे आज याद आती है। चंद्र झुका, झुक गए कलाधर, और झुके गगन के तारे, निखिल विश्व के शीश झुके, पर झुके न प्रताप तुम प्यारे। ये पंक्तियाँ लाहौर से पूरे देश में गूंजी। आप देखिए ये, और या फिर यहाँ जितने भी आदर्श रहें, शेखर जी बताएंगे इस बारे में, लेकिन एक महत्वपूर्ण पक्ष मुझे ये लगता है कि प्रताप हमारे यहाँ स्वाधीनता के पर्याय माने गए। यदि नहीं झुके तो वो प्रताप ही थे। डॉक्टर चंद्रशेखर, स्वाधीनता के पर्याय और स्वाधीनता संग्राम, महाराणा प्रताप किस तरह से अनुप्राणित करते हैं हमारे स्वाधीनता संघर्ष को? सबका स्वागत करूंगा मैं, श्रोताओं का और साथ ही आकाशवाणी का आभार प्रदर्शित करता हूं। जहां पर गणेश शंकर विद्यार्थी वहां से आकर हल्दी घाटी की मिट्टी को लेकर के जाते हैं और उस मिट्टी को ले जाकर के अपने स्वतंत्रता के आंदोलन की शुरुआत करते हैं, और अपने पत्रकारिता का जो मुखपृष्ठ है उसका जो संपादकीय है वो पहला संपादकीय प्रताप के नाम पर लिखा जाता है, और उस समाचार पत्र का नाम जो है वो प्रताप रखा जाता है। ये अपने आप में एक उदाहरण ऐसा है कि जो प्रताप की स्वतंत्रता की, स्वाभिमान की, मातृभूमि के प्रति प्रेम की प्रेरणा को सुस्पष्ट कर देता है कि प्रताप के जाने के बाद भी, 300 सालों के बाद भी, 400 सालों के बाद भी, और आज 500 सालों के बाद में भी मेरा मानना है कि ये जो प्रताप का जो प्रदेय है हमारे लिए, प्रताप की जो प्रासंगिकता है वो सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। हम इस देश के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से उस समय के क्रांतिकारियों ने जो संघर्ष धर्मा थे, उन संघर्ष धर्मा पुण्यात्माओं ने प्रताप को एकमात्र अपना आदर्श मानते हुए और प्रताप को ही अपनी प्रेरणा मानते हुए और प्रताप के नैतिक चरित्र को अपनाते हुए उस समय आज़ादी के संघर्ष को जिया था। एक लड़ना अलग होता है और उस संघर्ष को जीना अलग होता है, और ये जो जीवट है, ये जीवट सीधे सीधे हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप से प्राप्त हुआ था। इसलिए हम देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम का जो एक अंतिम एपिसोड है कि जहाँ पर देसी रियासतों का एकीकरण किया जाता है, इस संपूर्ण राष्ट्र को एक करने के अंदर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी देसी रियासतों का एकीकरण करते हैं, तो उस समय वो इतने खुश होते हैं और जो एक कमेंट वो करते हैं कि आज हम प्रताप के स्वप्न को साकार करने जा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा खूबसूरत पक्ष हमारे आज़ादी के आंदोलन में देखने को मिलता है कि जहाँ गांधी जी ने भी प्रताप को हीरो माना, जहाँ पटेल ने भी प्रताप को हीरो माना, वहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी प्रताप को हीरो माना। और मैं देखता हूँ कि ये जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये जो सारे, झांसी की रानी, मंगल पांडे, इन सभी की अगर कोई प्रेरणा का पुंज था, अगर 16वीं सदी में अगर प्रताप नहीं हुए होते तो मैं मानता हूँ कि हमारी आज़ादी की लड़ाई अधूरी रहती और हमारी प्रेरणा अधूरी रहती। डॉक्टर शेखर,
महाराणा प्रताप के समय पर हम आते हैं थोड़ा सा, जी और उनके समय के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, चूँकि वो उदयपुर के राजकुमार थे, लेकिन उदयपुर उनके भूगोल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। अगर इतिहास में जो रुचि रखते हैं हमारी नई पीढ़ी के लोग जो हैं, या सभी लोग जो प्रताप को जानना चाहते हैं, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को आप चुनेंगे जो प्रताप के जीवन को समझने के लिए एक पड़ाव स्थल का काम कर सकते हैं? देखिए कि इसको लेकर के मेरा जो मानना है कि एक संपूर्ण जो हमारा मेवाड़ है और उसका जो चप्पा चप्पा है, उसका जो कण कण है या उसका जो जर्रा जर्रा है, वो सभी कहीं न कहीं हमारे को प्रताप के उन संघर्षों की याद दिला देते हैं। हम उनके जन्म स्थान जो कुंभलगढ़ है, उस कुंभलगढ़ के किले से एक प्रेरणा प्राप्त हमारे को होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारी जो सीधी प्रेरणा है, वो सीधी प्रेरणा हमारी ये हल्दी घाटी को लेकर के आती है कि जिस हल्दी घाटी में प्रताप ने उसको युद्ध का स्थान चुना, कि जहाँ जो मुगल सेना हमेशा अपराजय कहलाती थी, एक विशेषण मुगल सेना के साथ में लगा हुआ था कि ये अपराजय सेना है। उस अपराजय सेना को उस युद्ध स्थान पर, उस स्थान पर हल्दी घाटी का जो दर्रा है, वहाँ पर शिकस्त खानी पड़ी। और उसका सबसे बड़ा प्रमाणीकरण ये है कि उस हल्दी घाटी की शिकस्त के ठीक 3 महीने बाद में जब अकबर के कोर्ट में ये कहा गया आसफ खां और मान सिंह की तरफ से कि आप हल्दी घाटी में कोई उपलब्धि हासिल क्यों नहीं कर पाए, तो उन्होंने इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई थी, वो वजह बताई थी युद्ध क्षेत्र हल्दी घाटी। तो उस हल्दी घाटी को लेकर के जो अकबर की जो क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि वो 3 महीने बाद वो खुद उस हल्दी घाटी को देखने के लिए आता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर मुगल सेना जीत नहीं पाई। तो मेरा ये मानना है कि जो प्रेरणा का काम अकबर के लिए भी कर रही थी कि ऐसी कौन सी भूमि है, तो प्रताप की जो ये हल्दी घाटी का जो संघर्ष की जो भूमि है, जिसको मैं अक्सर अपनी बातों में, अपने आलेखों में, मैं उसको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहता हूँ मेवाड़ का, कि ये जो हल्दी घाटी है ये हमारे मेवाड़ का जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। यहाँ पर गीता तलवारों की जो झनकारें थी और चेतक की जो टापे थी उसमें साकार हुई थी। गीता को जिया गया था जी। और गीता को जीने वाली जो भूमि है वो हल्दी घाटी है। और वो हल्दी घाटी और ठीक युद्ध के साथ ही जो एक रक्तताल वहाँ पर बना, और वो जो रक्तताल है जहाँ पर 3 पीढ़ियों ने एक साथ अपना तंवर की, 3 पीढ़ियों ने 7 घंटे के अंदर 3 पीढ़ियों का एक साथ बलिदान विश्व की एक अद्भुत घटना है। विश्व के किसी भी युद्ध में, विश्व के किसी भी इतिहास में 7 घंटे के अंदर 3 पीढ़ियों का बलिदान हो जाना, ऐसी एक अनुपम घटना जो है वो हल्दी घाटी में हुई है, जहाँ पर 3 पीढ़ियों ने यहाँ की रक्षार्थ अपना बलिदान दिया था। वो जो रक्तताल है वो भूमि है। और उसके साथ ही आप देखें, चेतक को कभी भी यहाँ पर घोड़ा होते हुए भी एक अश्व के रूप में, पशु के रूप में नहीं माना गया। उस चेतक का जो प्राणांत जहाँ पर हुआ, और जहाँ पर आज भी चेतक की समाधि बनी हुई है, जो हल्दी घाटी क्षेत्र से ठीक 5-6 किलोमीटर आगे बलीचा में है, तो वो भी अपने आप में जो प्रताप का जो एक स्थान है जी। और इसके साथ हम आगे देखें तो सबसे जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि चावंड को अपनी राजधानी बनाना। इसके बीच में कहीं और भी ऐसे आयाम हैं, चाहे वो आवरगढ़ की पहाड़ियाँ हो, चाहे सुंदा की पहाड़ियाँ हो, चाहे शेरपुर की आबू की पहाड़ियाँ हो, और ये जाडोल का पूरा जो अरावली क्षेत्र है सारा हो। लेकिन एक प्रमुख रूप में आपने जो पूछा है, तो चूँकि चावंड का जो एक रेफरेंस है वो 56 क्षेत्र कहलाता था। और वहाँ पर आप देखें कि अकबर का इंटरेस्ट साम्राज्यवादिता था, उसके साथ ही अकबर का इंटरेस्ट जो था वो उसके जो रगों में खून बहता था, वो रगों में खून वही गौरी गजनवी का खून था, बाबर का खून था, चंगेज खां का खून था, तैमूर लंग का खून था, जो यहाँ की आर्थिक प्रभुसत्ता पर अपना एकमात्र अधिकार करना चाहता था। इसीलिए आप देखें कि अबुल फजल जो है वो उसमें लिखता है कि अकबर का जो उद्देश्य है वो मांडलगढ़ की माइंस पर अधिकार करना और दूसरा जावर की माइंस पर अधिकार करना। तो मांडल की माइंस का जो अधिकार है वो उनके पिता उदय सिंह के समय हो गया। अब प्रताप के पास सिर्फ जावर की माइंस बची थी, इसीलिए प्रताप ने ठीक जावर के पास में, जो उस समय चांदी सस्ता जस्ता उगलती थी, 6वीं शताब्दी से उसके रेफरेंसेस है कि वहाँ से उसका उत्खनन था। और
अब आगे जाकर के हम देखते हैं कि वहाँ पर ठीक उसके पास में उसकी रक्षार्थ प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी, उदयपुर को नहीं बना करके चावंड को अपनी राजधानी बनाया। और उसके पीछे एकमात्र जो हेतु था वो हेतु यही था कि हमारी जो आर्थिक मेरुदंड है जावर, इसकी रक्षा हमारे द्वारा हो सके। उस दृष्टि से भी हमें इतिहास को देखना चाहिए। जी मेरा जुगनू ऐसा जी, महाराणा प्रताप के बारे में ये धारणा आम ये है कि वो ऑन द मूव ही हमेशा रहे, चलायमान रहे। और क्या उनका स्थिर शासनकाल भी है जिसमें उन्होंने बाकायदा शासन किया? क्योंकि उनके समय के ताम्रपत्र या भूमिदान के उल्लेख भी मिलते हैं। तो किस तरह का शासन था उनका? देखिए संजय जी, बहुत बड़ी जिसको कहते हैं कि मेरे लिए भी ये बड़ा प्रश्न है कि फिर वो शासन कहाँ से, उनकी राजधानी कहाँ है ना, उनका पड़ाव कहाँ। प्रताप के जितने पत्र हैं, ये बहुत बड़ी बात आपने जो कहा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। प्रताप का शासन यदि घोड़े पर रहा, ऐसा कहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनके जितने पत्र हैं सब में विजय कटक का डेरा लिखा हुआ है। कि कहाँ से ये पत्र लिखा जा रहा है आपको? विजय स्कंधावार है ना, मतलब जहाँ हमारा छावनी है वहाँ से ये पत्र। तो वो छावनी कहाँ है? छावनी कहीं भी हो सकती थी। वो कुंभलगढ़ से लेकर चावंड तक, या उसके आगे चावंड और गुजरात के बीच में जो ईडर। स्थान है चूलिया, वहाँ से भी महाराणा, मतलब महाराणा को जो खजाना भेंट किया था वो भामाशाह ने चूलिया में भेंट किया। तो ये जो छोटे छोटे से गांव जिनको आज हम फाइंड आउट नहीं कर सके, चूलिया उपलब्ध नहीं है। मैं पूरा थाना से लेके ये आपके पानरवा तक, बल्कि आगे मेरपुर तक, यहाँ सब तरफ मैं चूलिया गांव ढूंढ रहा हूँ। एक चूलिया तो वो था जो चूलिया प्रपात जो रावत खेड़ा के पास, रावत भाटा के पास डूब गया, और दूसरा चूलिया इधर अब कहाँ था, क्योंकि वो नाम तक हम लोगों के पास। तो मुझे ऐसा लगता है प्रताप ने दिन रात उनके साथ, आप देखिए भामाशाह जैसा व्यक्ति, आज्ञा जारी करने वाला, तो जो पाली के पास जितने गांव हैं, बाली के पास से लेके जो भी जहाँ जहाँ भी हम लोगों को कॉपर प्लेट मिले, कॉपर प्लेट उनके जहाजपुर तक के हैं, कॉपर प्लेट चित्तौड़ के पास गांव तक के हैं। ये शेखर बाबू की किताब में जो था गोदियाना है ना, कपासन के पास वाला, जगह जगह मतलब उनके कॉपर प्लेट। बल्कि एक कॉपर प्लेट अभी हम ढूंढ के लाए थे, वो गांव था कुंभलगढ़ के पास का भानपुरा। भानपुरा के दो हिस्से जब किए गए थे, तो एक हिस्सा महाराणा भीम सिंह ने इसलिए मेंशन किया कि ये प्रताप की मृत्यु पर दान किया गया था, तो आधा हिस्सा उनका। ये तो मुझे लगता है उस दौर में अनेक ताम्रपत्र और अनेक पट्टे। एक संजय जी, मैं आपके प्रश्न में ही एक प्रश्न और दे रहा हूँ कि उस समय जितने पत्र लिखे गए, संसार की विजयी ताकतों में ऐसे पत्र कभी नहीं मिलते अपने को। और यदि वो मानवाधिकार को डेफाइन अभी जो किया था, डेफिनेशन जो अपने को आती है, वो उन पत्रों से आती है जिसमें युद्ध पीड़ितों से, युद्ध और उन्माद पीड़ितों से जो भी पीड़ित थे, उन सब को प्रताप ने पत्र लिखवाए विजय कटक के डेरे से। और उन्हें कहा कि थारो पिताजी वटे काम आई गयो है, तो तू कणी बात री चिंता मत राखजे। थारो पिता मुँह तुम इन्हें पेतावे भेज दीजिए। ये पेतावे भेज दीजिए, ये जो शब्द है ना, यानी तू मेरे पास भेज देना उसको, वंडी खातरी रहेगा, है ना, उसकी खातरी रखी जाएगी। ये जो पत्र हैं, ये मुझे लगता है कि ये पूरी सत्ता, पूरा शासन, या पूरा जो लेख विभाग, अभिलेख विभाग, उनके साथ जो कुछ था, है ना, मुंशी, ये सारे पत्र लिख रहे थे। तो उनका अपना एक शासन कहीं से भी खूबसूरत बात है। और महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व का एक कोमल पक्ष जी ये सामने आता है। डॉक्टर शेखर, महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व को अगर हम और समझना चाहें, शौर्य और बलिदान से परे उनका एक मानवीय चेहरा अगर ढूंढना चाहें, तो उनके कौन कौन से गुणों को आप रेखांकित करते हैं? देखिए साहब कि इसके लिए तो मेरा मानना है कि प्रताप के जीवन में जो मानवीयता का जो श्रृंगार है, वो श्रृंगार उनकी माँ जयवंता बाई के द्वारा किया गया था। क्योंकि हमारे यहाँ प्रथम शिक्षिका, प्रथम गुरु माँ को माना है। और प्रताप के यहाँ तो शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली उनकी माँ थी, प्रताप को प्रताप बनाने वाली उनकी माँ जयवंता बाई थी। और जब चित्तौड़ की जो दुर्भी संधियाँ चल रही थी, चित्तौड़ के अंदर जो कपट का एक वातावरण चल रहा था, जहाँ पर
छोटी रानी के द्वारा अपने बेटे जगमाल को मेवाड़ का शासक बनाने की एक छल कपट की नीतियां चली जा रही थी। ऐसे माहौल में से प्रताप को निकाल करके माँ जयवंताबाई कुंभलगढ़ ले आती है और प्रताप का जो तरुणाई है वो तरुणाई उनकी शिक्षा और दीक्षा का प्रबंध जो है वो कुंभलगढ़ में होता है। माँ ये नहीं चाहती थी कि उस छल कपट की छाया में प्रताप का व्यक्तित्व बने। माँ ये चाहती थी कि उसके बिना प्रताप ऐसा व्यक्तित्व बने जो कि इस मिट्टी के लिए जिए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि उनकी जो नैतिकता है, उनकी जो मानवीयता है, उसका जो अंकुरण है, उसका अंकुरण हम देखते हैं कि कुंभलगढ़ की उन सुदृढ़ प्राचीरों के बीच में उनकी माँ की छत्र छाया के रूप में हुआ था और मेड़तिया जी ने उनको शस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी, शास्त्र की। जी, तो वो शस्त्र और शास्त्र की जो शिक्षा थी उसकी एक घटना मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि बड़ी प्रसिद्ध बात है कि जब उनको युद्ध का प्रशिक्षण दिया जा रहा था तो अपने प्रतिद्वंदी से उनके तलवार का मुकाबला हो रहा था। तो उनके प्रतिद्वंदी की जो तलवार है वो नीचे गिर जाती है और प्रताप उस पर अटैक करना चाहते हैं। तो माँ जयवंताबाई उनको रोक देती है, कहती है नहीं रुक जाइए। तो प्रताप पूछते हैं कि तो मैं क्या करूं? तो माँ जयवंताबाई कहती है कि निशस्त्र पर हाथ उठाना, उस पर हमला करना हमारी संस्कृति नहीं है। आप पहले इसको एक तलवार दीजिए और इसको शस्त्र सहित पराजित कीजिए। क्या बात है। ये जो एक संस्कार है, जो संस्कृति पूरी भारतीयता को, पूरी नैतिकता को प्रताप के अंदर एक उड़ेला जा रहा है और प्रताप ने इसकी पालना आप देखिए आद्यंत जीवन की है। ऐसे वो प्रथम शासक थे जिन्होंने हमेशा 2 तलवारें अपने साथ में रखी। आज भी उनका अगर कोई राइट चित्र है तो उसमें आपको 2 तलवारें ही मिलेगी, एक तलवार कभी नहीं मिलेगी। ऐसे एकमात्र शासक हुए जी। तो ये उनकी जो कोमलता है, ये कोमलता उनकी आद्यंत बनी रही। उनको आदिवासी लोग कीका कहते थे। कीका शब्द हमारे यहाँ बना है कूका से, और कूका का मतलब होता है पुत्र। आदिवासियों के अंदर के साथ उनकी जो ऐसी फीलिंग थी कि उनकी कोई हेरारकी नहीं थी कि मैं बड़ा राजकुमार हूँ या मेवाड़ का शासक बनूंगा या लाइक दैट, ऐसी कोई हेरारकी की भावना नहीं थी। एक सहजता, सरलता, एक सामंजस्य की प्रवृत्ति ये उनके अंदर थी। और वो महाराणा बनने के बाद भी उन आदिवासियों के लिए राणा कीका ही बने रहे। और यहाँ तक कि भी आप देखो कि जितने भी पर्शियन ग्रंथ हैं, सोर्सेज हैं, उनमें प्रताप नाम नहीं मिलेगा, उनमें राणा कीका शब्द ही मिलेगा। जी, तो ये उनकी कोमलता और नैतिकता के बहुत बड़े प्रतीक है। जी, बहुत ही सुंदर सनातन मूल्य उनको अपनी माँ से मिले और उनका निर्वाह किया उन्होंने। सर, मैं जुगनू साहब ये पूछना चाहता हूँ कि हल्दी घाटी के युद्ध में जैसा डॉक्टर शेखर ने बताया कि रामशाह तोमर की 3 पीढ़ियाँ उसमें काम आ गई, 3600 कौम जो थी वो इसमें साथ आई, आदिवासियों का सहयोग रहा, मतलब समाज का हर तबका इसमें जुड़ा। तो महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी बातें सब लोगों ने देखी? उनके पास भूमि नहीं थी, उनके पास बड़ी सेना या फौज नहीं थी, क्या चीज़ देखी जिससे लोग जुड़ते गए और बड़ा कारवां बन गया? एक कितनी मतलब कोमल पक्ष भी है ये उनका, और ये उनका एक मानवीय पक्ष भी है। ये उनका एक नेतृत्व का पक्ष भी है कि हर व्यक्ति ये देख रहा था कि प्रताप के पक्ष में है, ये प्रताप की छतरी के नीचे मुझे खड़ा होना है। वर्ण, धर्म और सभी जाति बिरादरी से ऊपर उठ के रामशाह तोमर जब यहाँ आ गए थे कि आप देखिए कि 1526 में राणा सांगा, उस समय उनके साथ 10 बड़े राजाओं ने, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, और किसके साथ कितनी सेना थी ये संख्या भी लिखी है। बाबर ने बहुत सुंदर वर्णन है, वो मैंने पढ़ा है उसको। तो वो वहाँ तक आ जाते हैं तो आप देखिए कि ये विश्वास, आंतरिक कलह, चित्तौड़ पराजय है ना, जौहर, इन सब के बावजूद भी 1570 तक खत्म नहीं हुआ। मेवाड़ को तब भी एक नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में देखा गया। ये सब लोग वहाँ आ गए और इनके पास सब आए। एक बात और है संजय जी, ये एक बहुत गौर करने वाली बात है जिस पर मैं अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता है कि मेवाड़ इस युद्ध को लेके भयभीत नहीं था। खरसाण में मंदिर बन रहा है प्रताप से 6 महीने पहले तक। पानरवा में देवी के मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है और पूंजा सोलंकी उनका जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, है ना, पानरवा में। आप देखिए
न पहाड़ों में भय है न मैदान में भय है। चित्तौड़ में मंदिर बन रहा है, आगे जो गांव है बोरदा, वहां पर मंदिर बन रहा है। ये जो इस टाइम पीरियड के शिलालेख हैं, या एगलिन जी के पास जो सूत्रधार पर्वत काम कर रहा है, ये बिल्कुल ही भय नहीं है। नेतृत्व शक्तिशाली हो नेतृत्व तो आम लोगों शक्तिशाली में हो, किसी तरह का भय नहीं। एक और खास बात है कि प्रत्येक जाति, चारणों ने कोई कम योगदान दिया, ब्राह्मणों ने कोई कम योगदान दिया। उस समय मेवाड़ का एक एक पक्ष, यानी आप देखिए किसान उनके साथ थे, भेड़ चराने वाले गायरी उनके साथ थे, पानेरी उनके साथ थे। वैसे भी एक बात और विशेष है, मेवाड़ इस मूल्य को जीता है कि यहाँ यदि बेट का से लेके ठेठ का, सेठ का, जो भी कुछ जो बेट की सेवा करने वाले लोग हैं, वहाँ से लेकर सेठ के जो लोग हैं, वो तक मेवाड़ की महाराणा के साथ। मेवाड़ में तो एक मूल्य है ये यहाँ कोई ये परहेज ही नहीं है। यहाँ हकीम का सूर भी मानता है कि मुझे प्रताप के साथ, ये एक मूल्य है साहब मेवाड़ का। और मैं तो कई बार शेखर बाबू को और हम लोग चर्चा भी करते रहते हैं, मेवाड़ का ये एक मूल्य बचना चाहिए ताकि दुनिया इससे प्रेरणा लेती रहे। जी, और दुनिया को प्रेरणा आज भी प्रताप देते हैं। प्रताप की प्रासंगिकता आज भी है। किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से हमारी आज की जो पीढ़ी है वो ये जो तमाम बातें हैं, मातृभूमि की रक्षा, शौर्य, स्वाभिमान, स्वाधीनता के लिए आमरण संघर्ष, ये सारी जो चीज़ें हैं, प्रासंगिकता के बारे में क्या कहेंगे आप? जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया है कि प्रताप की जो प्रासंगिकता है वो सार्वकालिक है और सार्वभौमिक भी है। आप देखें कि इस देश के बाहर भी वो छोटे छोटे राष्ट्र जिनके साथ साम्राज्यवादी लिप्सा से आज भी अगर कोई अपनी आंखें लालच की दृष्टि से देखता है, तो वो छोटे छोटे राष्ट्र भी उससे आंखें चार करने की हिम्मत रखते हैं। और आज के विश्व पटल पर ये चीज़ें हो रही है। जी बिल्कुल। और मैं मानता हूँ कि उनके पीछे जो प्रेरणा है, वो सबसे बड़ी प्रेरणा वो प्रताप का मध्यकालीन वो संघर्ष था, जहाँ पर जो अभी आपने कहा कि न तो ज़्यादा ज़मीन, आप देखेंगे पर्शियन सोर्सेज में एक छोटे जमींदार के रूप में प्रताप को परिभाषित किया गया, एक छोटा जमींदार। वो एक छवि बनाने की कोशिश बाद के इतिहासकारों ने भी लगातार की। लेकिन आप देखें कि बिना राज सिंहासन के, बिना महलों के, जिसका राज तिलक शमशान की भूमि पर हुआ हो, उसको किसी बड़े महल की जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि उसको किसी बड़े भूभाग की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो उत्तम उसके पास में जो उसका जो शस्त्र है, उसका चरित्र ही उसका सबसे बड़ा शस्त्र है। और प्रताप की सबसे बड़ी प्रेरणा जो है वो युग युगांतर तक देश काल को बाधित करती हुई देश देशांतर तक जाएगी, जाती है। और वो है प्रताप का कैरेक्टर, वो चरित्र जो कि मध्यकाल के हम देखें कि मध्यकाल के अंदर जितने भी शासक हैं, वो जितने भी शासक हैं वो कहीं न कहीं अंतर विरोधों के शिकार नजर आते हैं। एक तरफ तो वो स्त्रियों के मेले लगवाते हैं, दूसरी तरफ दीन इलाही की स्थापना करते हैं। एक तरफ नौरोज के मेले में स्त्रियों की खरीद फरोख्त की जाती है, दूसरी तरफ सर्वधर्म संभाव के नारे दिए जाते हैं। एक तरफ राम प्रसाद हाथी का जो है नामकरण पीर प्रसाद किया जाता है, दूसरी तरफ अपनी हिंदू पत्नियों को अपना धार्मिक पर्व मनाने की छूट दी जाती है। ये किस तरह का अंतर विरोधाभास है। लेकिन प्रताप के चरित्र में, प्रताप के जीवन में इस तरह का एक भी अंतर विरोधाभास हमें देखने को नहीं मिलता है। आप देखें कि जब अब्दुल रहीम खान खाना की बेगम को अगवा करके ले आए गए थे, जब अमर सिंह उनको अगवा करके लाए थे शेरगढ़ से, तब प्रताप जो है वो इस पर खुश नहीं होते हैं और इस तर्क से भी सहमत नहीं होते हैं कि टिट फॉर टैट सठे साठ्यम समाचरित, इस तर्क से भी खुश नहीं होते हैं। और वो कहते हैं कि इनको ससम्मान ससुरक्षित इनको अपने खेमे में लौटा करके मेरे पुत्र ही आएंगे जो लेकर के आए, कोई दूसरा भी नहीं जाएगा। आप इस चरित्र की कल्पना कीजिए कि जो गलती उनके पुत्र के द्वारा हुई है उसका परिमार्जन वही करेगा जिसने वो गलती की है। पुत्र की जान को भी खतरा हो सकता था वापस जाते हुए, लेकिन उसकी भी परवाह नहीं की, लेकिन क्योंकि उनके लिए इस संस्कृति का निर्वाह ही जीवन था। तो ये जो मूल्य हैं, तो आज हम देखते हैं कि हम छोटे छोटे प्रलोभनों के कारण, छोटे छोटी अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण, छोटे छोटे अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत हितों के कारण, स्वार्थों के कारण हम अक्सर जो है उन सिद्धांतों को तिलांजलि दे देते हैं।
ये आज की युवा पीढ़ी की एक सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो हमें देखने को मिलती है। हम कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं, लेकिन प्रताप जो थे वो उल्टे प्रपोजल आने पे भी कंफर्ट जोन में जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका कंफर्ट जोन था मातृभूमि, उनका कंफर्ट जोन था स्वतंत्रता, उनका कंफर्ट जोन था कुलाभिमान, उनका कंफर्ट जोन जो था वो स्वाधीनता थी। तो आज जो सबसे बड़ी प्रेरणा प्रताप की है युवा पीढ़ी के लिए, ये है कि हमें संघर्ष धर्मा होना चाहिए, पर दुख कातरता हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर सामंजस्य की भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर ईगोलेस पर्सनालिटी होनी चाहिए, कोई हेरारकी की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति को ये लगे कि मेरे जैसा है। ये जो एक चरित्र के जो सरलता के जो एक आवश्यक गुण है, तभी आप देखें कि प्रताप जब एक आदेश जारी करते हैं कि मुगलों को कोई भी रसद प्राप्त नहीं हो, इसलिए मैदानी इलाके में कोई कृषि नहीं की जाएगी, इसको फॉलोअप किया जाता है और किसी के खाने की कमी भी नहीं होगी। उसके प्रत्युत्तर में उन पठारी भागों पर, पहाड़ी भागों पर खेती कैसे की जाए उसके लिए वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं। पंडित चक्रपाणी मिश्र जी ने जो विश्ववल्लभ लिखा है, जो गुरु जी ने जिसका अनुवाद किया है, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि उसके पैरेलल उन्होंने एक व्यवस्था कायम की। ऐसा नहीं कि संघर्ष तो करेंगे, लेकिन उस संघर्ष को सर्वाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए हम देखें कि एक लगातार व्यवस्था खड़ी की है। तो ऐसे कई उदाहरण प्रताप के चरित्र के हैं कि जिनको हमें देख के लगता है कि वो जो है आज भी उनके हमारे लिए प्रासंगिक है, और उनकी जो चरित्र की जो एक ऊंचाई है, उस चरित्र की ऊंचाई को हमारा स्पर्श मात्र भी अगर आज की युवा पीढ़ी कर लेती है, तो मेरा मानना है कि वो निश्चित रूप से इस देश में पैदा होने की सार्थकता को प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर जुगनू, आप प्रताप की प्रासंगिकता को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो प्रताप की प्रासंगिकता को प्रत्येक क्षेत्र में देखता हूँ। मैं पढ़ाई के क्षेत्र में देखता हूँ कि प्रताप के निर्देश प्रासंगिक है। मैं वैज्ञानिक खोज के देन में क्षेत्र में देखता हूँ कि प्रताप ने जो मैंने विचार दिए वो आज तक प्रासंगिक है। मैं ज्योतिष के क्षेत्र में देखता हूँ, मैं कृषि के क्षेत्र में देखता हूँ, मैं शासन के क्षेत्र में देखता हूँ। एक संपूर्ण शासक, मतलब मुझे ये आश्चर्य होता है कि शेखर बाबू ने भी अभी कहा था कि सिंहासन नहीं है, लेकिन उनके पास कितने आसन थे। ये लाइन, ये पंक्ति जेम्स टोड ने कही कि इस मेवाड़ की घाटी और पहाड़ियों में ऐसा कोई स्थल नहीं जिसको प्रताप ने अपने पदचाप से पवित्र नहीं किया हो, है ना। वो लियोनिडास, वो मैराथन, और आप देखिए कितने सारे प्रसंग उसने दुनिया भर के इस एक क्षेत्र को या छोटे से उसको, ये सब प्रासंगिकता ही है। मुझे लगता है उनके पास दानवीर भामाशाह जैसा शासक, परई भौम पर जन्म लेके भी उनके पक्ष में प्राण अर्पित कर देने वाला रामशाह तोमर, शालिवाहन और प्रताप सिंह, 3 पीढ़ियां देखते ही देखते जगन्नाथ कछवा जैसा मैं मेवाड़ छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेवाड़ के मुहाने पर ही अंतिम शरण प्राप्त कर गया। आप देखिए हकीम खां सूर, ये वो लोग थे, क्या मतलब दीवाने थे ये, जिन लोगों ने साहब इस मिट्टी को छोड़ के ही नहीं जाना। तो ये जो एक मिट्टी या एक जो ये आदर्श उन्होंने स्थापित किया, मुझे वो दोहा याद आता है, अजां सुनी मस्जिद गया और झालर सुन मिंदराह, पण रणभेरी सुन राणरी, मैं साथ गिया समराह, है ना। किसी ने अजान सुन ली तो वो मस्जिद चला गया था, और किसी ने झालर सुन ली तो वो मंदिर में चला गया था, लेकिन राणा का आह्वान सुन लिया, रणभेरी सुन राणरी। तो ये जो एक आदर्श राणा के नेतृत्व में, आप देखिए आज सहिष्णुता का एक मूल विहीन होता जा रहा है, तब प्रताप का एक आदर्श हमारे पास कि वो समूल हो जाए। तो प्रताप जब जब भी इस भारत में कोई संकट आएगा, मैं तो आज की बात भी देख रहा हूँ, उदाहरण देने के लिए कितने लोगों के पास प्रताप ही उदाहरण है। कोई भी सभा हो, कोई भी चुनाव क्षेत्र हो, रण क्षेत्र हो, धर्म क्षेत्र हो, तो प्रताप के यदि उदाहरण दिए जाते हैं, वो पगड़ी की बात की जाती है,
वो कवच की बात की जाती है, वो खुद जैसे टॉप की बात की जाती है, वो भाले की बात की जाती है, वो चेटक की बात की जाती है। तो प्रताप कहाँ नहीं है, सारी प्रासंगिकता, इतने सारे उदाहरण। मैं कहीं भी जाता हूँ, कुछ दिन पहले मैं महाराष्ट्र में था, तो मुझे लोगों ने कहा था कि आप हमें मतलब प्रताप की कहानियाँ सुनाइए। उनका देखिए आप रस, वो कहानियाँ सारी प्रासंगिक। यदि हमारे पास सिक्के नहीं है, सिक्कों की टकसाल बंद हो गई है, क्या कुछ किया जाए। हमारे पास आज मतलब खेती नहीं हो रही है, तो क्या कुछ किया जाए। तो खेती के अलावा आज देखिए प्रताप का कितना अच्छा आदर्श कि साहब पेड़ लगाने ही हैं तो फलदार लगाए जाएं। अरे तुम मत खाना यार, जानवर तो खाएंगे, है ना। और उस मेवाड़ पर ये आदर्श जहाँ के लिए कवियों ने कह दिया कि साईं करे परेवड़ा तो जगपत रे दरबार, उनके प्रपौत्र महाराणा जगत सिंह। तो यदि तू भगवान कबूतर भी बनाए तो इस मतलब मेवाड़ का बनाना कि साईं करे परेवड़ा तो जगपत रे दरबार, पिछोड़े पानी पीवा और चुगो चुगा कोठार। तो ये जो कल्पना है कि हम यहाँ के हो जाना चाहते हैं, ये जो पीढ़ियाँ जहाँ से प्रेरणा प्राप्त करती है। प्रताप तो सार्वकालिक हैं साहब, उनको केवल अपने प्रासंगिक के या मुझे एक और मतलब वो होता है कि आज पर्यावरण की बात आती है तो मुझे प्रताप याद आता है। मुझे वो जेम्स टोड की जो संदर्भ दिए हैं वो याद आते हैं कि उनकी डेथ के बाद अमर सिंह ने राष्ट्रमी के पास प्रतापेश्वर बनाया मंदिर, और वहाँ जो वन विकसित किया गया, उन वन विकसित में अपने पौत्र छत्रमल को नियुक्त किया गया कि यहाँ से कोई पेड़ नहीं काटेगा, एक पत्ता भी तोड़ा है तो 300 रुपये हर्जाना देना पड़ेगा। उस समय जब 1.5 रुपये में शादी हो जाती थी, 300 रुपये जुर्माना कहाँ से देगा कोई। तो ये जो आज्ञाएं पर्यावरण को बचाने की, पानी को बचाने की, प्रताप के टाइम में विश्ववल्लभ ग्रंथ पहला ही चैप्टर पानी पर, पानी कहाँ मिलेगा। दूसरा ही चैप्टर है वो तालाब बनाने की विधियाँ, जल स्रोत बनाने की विधियाँ, कुई से लेके महासरोवर तक बनाने की विधियाँ। तो आप देखिए मेवाड़ में अगले 100 साल में तालाब ही तालाब बन गए, आज तक तालाब बने जा रहे हैं। तो ये जो पानी बचाने की, प्रण बचाने की, पहाड़ बचाने की, मातृभूमि बचाने, जीवन के हर क्षेत्र में प्रताप से प्रेरणा ली जा सकती है और यही उनकी प्रासंगिकता है। सनातन आदर्श, सनातन मूल्यों में जो उनकी आस्था थी जी, तो उनकी प्रासंगिकता भी सनातन है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा, इतिहासविद, महाराणा प्रताप पर महत्वपूर्ण काम आपका, संप्रति मीरा गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर, और डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू, इतिहासविद, खास करके मेवाड़ के इतिहास और संस्कृति पर आपका काम बहुत सराहनीय है। प्रताप पर आपका महत्वपूर्ण अध्ययन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों विद्वानों का, बहुत शुक्रिया। आभार। धन्यवाद।